साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर कई वेब सीरीज भी बन रही हैं। जामताड़ा सीरीज में इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। साइबर वॉर नामक सीरीज में मुंबई पुलिस के साइबर सेल को साइबर केसेस सुलझाते हुए दिखाया गया है। क्राइम पेट्रोल ने भी साइबर क्राइम स्पेशल सीरीज की शुरुआत की है। सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है। 27 अक्टूबर 2024 को मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बात की थी। उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि कोई भी सरकारी एजेंसी ना तो डिजिटल अरेस्ट करती है और ना ही लोगों से पैसे मांगती है। उन्होंने लोगों को 3 स्टेप्स भी बताए थे। पहला स्टॉप, दूसरा थिंक और तीसरा था एक्ट। मतलब अनजान नंबर से कोई कॉल आए तो उसे रिसीव करने से पहले रुकें, थोड़ा सोचें और फिर एक्शन में आएं। उन्होंने लोगों को कुछ सुझाव भी दिए थे। ऐसी कॉल को रिकॉर्ड करें या फिर उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर 1930 पर कॉल करके या ईमेल के द्वारा cybercrime.gov.in पर इसकी रिपोर्ट करें। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि 1930 पर कॉल करते हैं तो उनको उलझा दिया जाता है, कोई ठीक से जवाब नहीं देता, अक्सर नंबर बिजी रहता है, जिसकी वजह से वो टाइम पर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं कर पाते। आपको बता दूं कि पैसे वापस पाने के लिए पहले 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉल ही नहीं लगेगी तो लोग कॉल कैसे करेंगे। संबंधित एजेंसी को इस पर ध्यान देकर इसे ठीक करना चाहिए, वरना 1930 का प्रचार करने का कोई बेनिफिट नहीं है। दिसंबर 2024 में साइबर ठगी के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था। आपने फोन पर मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून सुनी होगी। इसमें बताया जाता था कि किसी के साथ OTP शेयर ना करें। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने देश के बड़े ऑपरेटर्स को ऑर्डर दिया था कि वो एक दिन में कस्टमर की 8-10 कॉल्स पर साइबर क्राइम से जुड़े इस अवेयरनेस मैसेज को प्ले करें। लेकिन जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि साइबर क्राइम के आगे सारे इंतजाम कमजोर पड़ रहे हैं। साइबर ठग अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहते हैं। जब तक लोग एक तरीके से अवेयर होते हैं तब तक साइबर ठग नया तरीका निकाल चुके होते हैं। इसलिए साइबर क्राइम धड़ल्ले से हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, इसलिए कई लोग साइबर क्राइम के केस लेकर मेरे पास आते हैं। अपने अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने जाना है कि साइबर क्राइम किस तरह होते हैं, लोग उनसे कैसे इफेक्ट होते हैं, मतलब लोगों की लाइफ में इसका क्या असर होता है। कुछ लोग तो सुसाइड करने का मन बना लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि साइबर ठगी के शिकार एक लड़के को डिप्रेशन हुआ, फिर उसने सुसाइड कर ली। ऐसे पता नहीं कितने ही मामले हर शहर में भरे पड़े हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि साइबर ठग अब कौन से नए तरीके लेकर आए हैं। साइबर क्राइम को मात देना मेरा और मेरी टीम का मिशन है। साइबर क्राइम से रिलेटेड कई वीडियो आपको हमारे चैनल डिटेक्टिव गुरु पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे फील्ड जिनको निशाना बनाकर साइबर क्रिमिनल लाखों रुपए लूट रहे हैं। मैं आपको हर फील्ड में साइबर क्रिमिनल के 5 तरीके बताऊंगा जिनके बारे में आपका अवेयर होना बेहद जरूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिनको अपनाकर आप खुद को लूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहा हूं जिनका यूज करके साइबर क्रिमिनल एम्प्लॉयज के साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है स्पेयर फिशिंग या CEO फ्रॉड। इसमें साइबर क्रिमिनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को अपना निशाना बनाते हैं। किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को एक
ईमेल भेजा जाता है। जब एम्प्लॉय उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि वो मेल उसे उसके सीईओ, एचआर या अकाउंट्स मैनेजर ने भेजा है। ऐसी ईमेल में नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर बिल्कुल असली जैसे होते हैं। ऐसे ईमेल अक्सर अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय को भेजे जाते हैं। साइबर ठगों का मकसद तो आपको पता ही है, वो उनको लूटना चाहते हैं। चलिए लूटने का तरीका भी जान लेते हैं। साइबर ठग ईमेल में लिखते हैं कि फलां वेंडर को इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। वो साथ में एक इनवॉइस भी अटैच करते हैं। क्योंकि सब असली लगता है, इसलिए एम्प्लॉय को भनक भी नहीं पड़ती कि ईमेल फेक है। वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं जो सीधा साइबर ठगों के खातों में चले जाते हैं। दूसरा तरीका है फिशिंग ईमेल या लिंक का। इसमें साइबर ठग एम्प्लॉइज को ईमेल अकाउंट के एक्सपायर होने के बारे में बताते हैं। वो एक लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करते ही फेक वेबसाइट खुलती है। जैसे ही एम्प्लॉइज अपनी ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, हैकर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कंपनी के नेटवर्क को खंगाल लेते हैं। तीसरा तरीका है फेक आईटी सपोर्ट से कॉल करना। साइबर क्रिमिनल कंपनी के किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कहते हैं कि वो आईटी से बोल रहे हैं, कंपनी के सिस्टम में वायरस आ गया है, उसके लिए रिमोट एक्सेस चाहिए। वायरस का नाम सुनते ही अक्सर एम्प्लॉयज डर जाते हैं। उनको लगता है कि एक्सेस नहीं दी तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। वो ठगों को टीम व्यूअर या एनीडेक्स द्वारा कंप्यूटर का एक्सेस दे देते हैं, जिसका यूज करके साइबर क्रिमिनल डेटा चुरा लेते हैं और सिस्टम में रैंसमवेयर डाल देते हैं। एम्प्लॉइज को निशाना बनाने में साइबर क्रिमिनल्स जो चौथा तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो एम्प्लॉइज से कहते हैं कि उनकी पेंडिंग सैलरी या बोनस आने वाला है, अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर दो। एम्प्लॉइज को एक लिंक भी भेजा जाता है, उस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म सामने आता है। एम्प्लॉइज उसमें पूरी बैंक डिटेल भर देते हैं। बाद में साइबर क्रिमिनल उसका यूज बैंक से जुड़े फ्रॉड करने के लिए करते हैं। पांचवा और अजीब तरीका है यूएसबी का यूज करना। साइबर क्रिमिनल कंपनी के कॉम्प्लेक्स में एक यूएसबी पहुंचा देते हैं। उस पर जिसकी भी नजर पड़ती है वो तुरंत उसे उठा लेता है। उसे उत्सुकता होती है यह देखने की कि उसमें क्या है। जैसे ही वो उसे अपने कंप्यूटर में लगाता है, सिस्टम में मॉलवेयर इंटर कर जाता है और साइबर क्रिमिनल कंपनी का डेटा चुरा लेते हैं। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉइज खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। कोई ईमेल चाहे कितनी भी असली क्यों ना लगे, जिसमें पैसों का लेन देन शामिल हो, उसे वेरीफाई जरूर करें। पैसे ट्रांसफर करने में जल्दबाजी ना करें। पहले रिलेटेड ऑफिसर से पूछ लें कि क्या उन्होंने ही वो ईमेल भेजी है। अगर वो कॉल का जवाब ना दे पाए तो मैसेज कर ले। जब तक जवाब ना आए तब तक पैसे ट्रांसफर ना करें। ऐसी ईमेल में अक्सर अर्जेंसी दिखाई जाती है ताकि एम्प्लॉइज जल्दबाजी में बिना वेरीफाई किए पैसे ट्रांसफर कर दे। ऐसी गलती ना करें। अगर आईटी टीम से ईमेल या कॉल आए तो पहले उनसे वेरीफाई कर लें, तभी उनको एक्सेस दें। दूसरा फील्ड है फ्रीलांसिंग का, जिसको साइबर क्रिमिनल जमकर निशाना बना रहे हैं। वो असली वेबसाइट से डेटा चुराकर फेक ईमेल और वेबसाइट बनाते हैं, फिर फ्रीलांसर्स को ईमेल भेजते हैं, उनके सीवी मंगवाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि उस फ्रीलांसर की क्या क्वालिफिकेशन है। उसी के मुताबिक उसको प्रोजेक्ट भेजते हैं। कई बार उसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप का लिंक भी देते हैं या फिर असली वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। जब फ्रीलांस उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो असली वेबसाइट देखकर उनको शक नहीं होता कि वो किसी साइबर क्रिमिनल से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉइस आर्टिस्ट है तो उसके पास किसी कंपनी से प्रोजेक्ट का ऑफर आता है। ईमेल बिल्कुल सही लगती है, वेबसाइट देखने पर भी सब ठीक लगता है। वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करके काम शुरू कर देता है। पेमेंट की बारी आती है तो उसके बैंक की डिटेल मांगी जाती है। साइबर क्रिमिनल उससे कहते हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, पहले वो कुछ पैसा उनको ट्रांसफर कर दे। वो उसी अकाउंट में उसकी पेमेंट भेज देंगे। वो पैसा भी साथ ही पे कर देंगे जो वो भेजेगा, क्योंकि उसने मेहनत की होती है, काम के पैसे लेने होते हैं
तो वो वैसा ही कर देता है, उसे उसके काम के पैसे तो नहीं मिलते, उल्टा उसके बैंक से पैसे निकल जरूर जाते हैं। दूसरा तरीका जो साइबर ठग फ्रीलांसर्स को निशाना बनाने के लिए अपनाते हैं वो है पेमेंट के नकली स्क्रीनशॉट भेजना। लोगों को बैंक ट्रांसफर या पेपाल वगैरह के फेक स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं। साइबर ठग कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको ओटीपी भेजा है वो भेज दो तभी पेमेंट हो पाएगी। लोगों को लगता है कि वो ओटीपी भेज देंगे तो उनको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो उनके पास होता है वो भी चला जाता है। तीसरा तरीका जिसका यूज करके साइबर क्रिमिनल फ्रीलांसर्स को ठगते हैं वो है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने का लालच देना। उनसे कहा जाता है कि इसके लिए एक वॉलेट बनाना होगा, उसमें कुछ फीस डालनी पड़ेगी। फ्रीलांसर को लगता है कि अच्छी कमाई होगी, वो उसमें पैसे डाल देते हैं। दूसरी तरफ बैठे साइबर ठग उस वॉलेट को ब्लॉक कर देते हैं। चौथे तरीके में फ्रीलांसर्स को नकली चेक से पेमेंट भेजी जाती है जिसका अमाउंट इनवॉइस के अमाउंट से कुछ ज्यादा होता है। साइबर ठग ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि फ्रीलांसर से पैसे लूट सके। फिर वो ये कहते हैं कि गलती से ज्यादा पेमेंट हो गई है, अपने बाकी के पैसे वापस मांगने लगते हैं। उनको तो पैसे मिल जाते हैं लेकिन फ्रीलांसर को मिला चेक बाउंस हो जाता है। इस तरह से फ्रीलांसर ने जो काम किया होता है उसका पैसा नहीं मिलता, साथ ही वो अपने पास जमा पैसे भी लुटा बैठता है। पांचवा तरीका जो साइबर क्रिमिनल अपनाते हैं वो है मालवेयर या की लॉगर भेजना। वो फ्रीलांसर को अक्सर एक्सेल या जिप फाइल भेजते हैं, फिर कोई खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात करते हैं क्योंकि वो फाइल उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी। फ्रीलांसर को अंदाजा भी नहीं होता कि जिसे वो अपना क्लाइंट समझ रहे हैं वो असल में साइबर ठग है। ऐसी फाइलों में मॉलवेयर होता है जिससे सिस्टम की पूरी एक्सेस मिल जाती है। साइबर ठग सिस्टम से पूरा डेटा चुरा लेते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ ऐसी ठगी हो रही है क्योंकि उनको साइबर ठगी के इस तरीके के बारे में पता नहीं होता। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले ईमेल को अच्छे से जांच लें, गूगल पर जाकर देखें कि क्या वो ईमेल सही है। आप लिंक्डइन से भी पता लगा सकते हैं, यूट्यूब पर डोमेन डालकर देखेंगे तो शायद वहां भी कोई जानकारी मिल सकती है। चैट जीपीटी पर भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर काफ़ी डिसेंट रेट पर ऑफर किए जाते हैं ताकि आप रेट देखते ही हाँ कर दे। आपको इससे बचना है। पेमेंट के लिए किसी स्क्रीनशॉट का यकीन ना करें। अगर पैसे मांगे जाते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं। एक्सेल या जिप फाइल आए तो उसको खोलने से पहले स्कैन जरूर करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें, मतलब हर चीज को वेरीफाई करने के बाद ही कोई एक्शन लें। ये सोचकर किसी नए क्लाइंट का काम ना करें कि हाथ की मेहनत ही तो है, अगर कुछ गलत हुआ भी तो क्या होगा। ये बात आप 10 साल पहले सोचते तो शायद आप सही होते, लेकिन आज के टाइम में नहीं। पहले आप काम में मेहनत करेंगे, फिर पेमेंट मांगने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, उसके बाद ठग वो पेमेंट देने के बहाने से ही आपके पैसे लूट लेंगे। रिसेंटली मेरे क्लाइंट्स के साथ ये फ्रॉड हुआ है। साइबर क्रिमिनल्स का तीसरा फेवरेट फील्ड है एजुकेशन। साइबर ठग टीचर्स, स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, शोधकर्ताओं और एजुकेशन संस्थानों के एम्प्लॉयज को निशाना बनाते हैं। हम जानेंगे 5 तरीकों के बारे में जिनका यूज करके साइबर क्रिमिनल एजुकेशन से जुड़े लोगों को लूटते हैं। पहला है फेक स्कॉलरशिप। इसमें वो स्टूडेंट को ईमेल भेजते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, फिर उनको एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, नकली स्कॉलरशिप भेजी जाती है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस, वेरिफिकेशन फीस या ट्रांसफर फीस जमा कराई जाती है। स्टूडेंट अक्सर इनके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये उनको लूटने का धंधा है। जो फीस वो जमा करते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि अपराधियों के
पास जाती है। इसी तरह प्रोफेसरों को भी निशाना बनाया जाता है। उनको ईमेल भेजी जाती है कि उनका नाम रिसर्च फंडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। नकली ग्रांट भेजकर उनसे प्रोसेसिंग फीस, वेरिफिकेशन फीस या ट्रांसफर फीस ली जाती है। साइबर ठगों का दूसरा तरीका है फिशिंग ईमेल भेजना। इसमें वो यूनिवर्सिटी की आईटी टीम की ईमेल का यूज करते हैं। उसमें प्रोफेसरों को बताते हैं कि अगर आपने फौरन लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। स्टूडेंट के पास भी ऐसी ईमेल भेजी जाती है। वो ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करते हैं तो नकली लॉगिन पेज खुल जाता है। उस पर पासवर्ड डालते ही हैकर उस ईमेल को हैक करके यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च या डेटा चोरी कर लेते हैं। तीसरा तरीका फेक ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेट का है जो साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं। वो स्टूडेंट को लूटने के लिए सोशल मीडिया पर ऐड भी देते हैं। उस पर लिखा होता है कि बिना किसी एग्जाम के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। उस पर फीस का लिंक दिया होता है। स्टूडेंट उस लिंक पर क्लिक करके फीस भर देते हैं। बाद में वो इंतजार करते रहते हैं लेकिन कोई कोर्स नहीं आता। फिर उनको एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। वैसे मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होना ही चाहिए जो बिना पढ़े या बिना एग्जाम के ही कोई डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। चौथे तरह का फ्रॉड होता है ऑनलाइन क्लास के लिए जूम के लिंक से। इसको जूम बमिंग भी कहा जाता है। ये कैसे होता है चलिए बताता हूं। जब कोई क्लास ऑनलाइन होनी होती है तो उसका लिंक अक्सर पब्लिक किया जाता है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला जाता है ताकि सबको उस क्लास की सूचना मिल सके। कई बार स्टूडेंट और टीचर्स चैट में ईमेल, फोन नंबर, रोल नंबर वगैरह भी लिखते हैं। साइबर ठग उनकी पहचान करके चोरी करने के इरादे से उसे हैक कर लेते हैं। या वो चैट में इंटर होकर स्टूडेंट को कहते हैं कि फीस की पेमेंट करने का लिंक बदल गया है। फिर वो नए लिंक को भेजकर उसमें पेमेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि वो लिंक साइबर ठगों ने भेजा है। वो उसे असली समझकर उस पर फीस भर देते हैं और साइबर क्रिमिनल्स की चांदी हो जाती है। एजुकेशन से जुड़े लोगों को टारगेट करने का पांचवा तरीका है फेक जॉब के ऑफर देना। पहले उनको एजुकेशन फील्ड में नौकरी का ऑफर दिया जाता है। ऐसे ऑफर नकली लेटरहेड पर भेजे जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिंक भेजते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां फीस का ऑप्शन आता है। ये पैसा रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लिया जाता है। उनको ज्वाइनिंग डेट भी दी जाती है लेकिन उससे पहले ही सारे कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं। तब स्टूडेंट को पता चलता है कि वो जॉब ऑफर था ही नहीं बल्कि उनको लूटने की स्कीम थी। इससे कैसे बचना है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज नौकरी पर रखने के लिए कोई पैसे नहीं लेते। दूसरा, सरकारी संस्थाएं या बड़े बड़े कॉलेज जीमेल का यूज नहीं करते, उनके अपने डोमेन होते हैं। तीसरा, ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ें, उसमें कोई ना कोई गलती जरूर मिलेगी, जैसे किसी एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक या लैंग्वेज अच्छी ना होना, उस संस्थान या कॉलेज की स्टैंप ना होना या फिर नकली स्टैंप होना। कोई भी जॉब ऑफर आए तो सबसे पहले उसे गूगल पर डालकर देखें कि क्या वो असली है। इसके लिए आप चैट जीपीटी का सहारा भी ले सकते हैं। ये आपको बता देंगे कि वो ईमेल एड्रेस असली है या नहीं। सरकारी नौकरी का ऑफर हो तो आरटीई के जरिए भी जॉब ऑफर को कंफर्म कर सकते हैं। लिंक्डइन से उस संस्थान का अकाउंट ढूंढकर उस पर पता लगा सकते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सब चीजों को वेरीफाई जरूर कर लें। कई बार सब कुछ असली जैसा होता है इसलिए लोग उसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। हेल्थ केयर का फील्ड भी साइबर ठगों के निशाने पर होता है। इसमें डॉक्टरों को ईमेल भेजे जाते हैं कि एमसीआई में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है, इसे सस्पेंड होने से बचाने के लिए फीस भरनी होगी। उस पर लिंक भेजते हैं। कई बार डॉक्टर बिजी होते हैं और वेरीफाई किए बिना ही फीस भर देते हैं जो साइबर ठगों के पास चली जाती है। इस फील्ड को टारगेट करने के लिए साइबर ठगों का
दूसरा तरीका ये है कि वो नकली मेडिकल कॉन्फ्रेंस की ईमेल भेजते हैं। वो ईमेल बिल्कुल असली जैसी लगती है, नीचे सिग्नेचर भी पूरे होते हैं, वेबसाइट का लिंक भी दिया होता है, इसलिए डॉक्टरों को कोई शक नहीं होता, वो कॉन्फ्रेंस की फीस भर देते हैं। तीसरे तरीके में साइबर क्रिमिनल हॉस्पिटल्स के सिस्टम को हैक कर लेते हैं, इसे कहते हैं रैंसम अटैक। फिर उसका डेटा चोरी करके ब्लैकमेल करते हैं, मतलब उस डेटा को वापस देने के बदले फिरौती मांगते हैं। स्टाफ को ईमेल भेजी जाती है जिसमें मॉलवेयर छिपा होता है। ईमेल में लैब रिपोर्ट देखने या किसी और बहाने से कोई लिंक भेजा जाता है। स्टाफ द्वारा लिंक पर क्लिक करने से सिस्टम लॉक होता है। यहाँ से साइबर ठग डेटा चुराते हैं, फिर लाखों में फिरौती मांगते हैं। साइबर क्रिमिनल्स हॉस्पिटल्स को लूटने के चौथे तरीके में पेमेंट सिस्टम को हैक करते हैं। फिर हॉस्पिटल के अकाउंटेंट को फोन करके कहते हैं कि वो बैंक से बोल रहे हैं, यूपीआई आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक करने के लिए लिंक भेजकर पैसे लूट लेते हैं। हेल्थ केयर फील्ड में पांचवा तरीका है मरीजों को लूटना। उनको मेडिक्लेम, ऑनलाइन नकली दवाई, नकली मेडिकल बिल के बहाने से लूटा जाता है। कई बार साइबर क्रिमिनल्स हेल्थ एप्स और फिटनेस डेटा ट्रैकर से भी डेटा चुरा लेते हैं, उसमें यूजर्स की लोकेशन भी होती है, वो उसका मिसयूज करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आपको लूट ना पाए, इसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। बिना वेरीफाई किए कोई पेमेंट ना करें, जल्दबाजी में ऐसी ईमेल या मैसेज का जवाब ना दें। कहीं लॉगिन करने से पहले भी श्योर हो जाएं कि आप सही कर रहे हैं। आपकी जल्दबाजी साइबर ठगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए आपको जल्दी में कोई जवाब नहीं देना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइबर ठगी के नए तरीकों की। मैं आपको 7 फील्ड्स के बारे में बता रहा हूं जिसमें साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। मैंने अभी तक आपको 4 फील्ड्स बताए। पहला है कॉर्पोरेट, दूसरा है फ्रीलांसिंग, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है हेल्थ केयर। अब मैं आपको 5वें फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूं जो है फिल्म, ओटीटी और टीवी की दुनिया। पिछले साल एक्टर मुश्ताक खान को किडनैप करके लूटा गया था। उनको 15 अक्टूबर 2024 को किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आई। कॉलर ने बताया कि वो मेरठ का रहने वाला है, एक इवेंट के लिए उनको चीफ गेस्ट का ऑफर दिया। इसके बदले में उनको 25,000 रुपए मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट टिकट भेजी गई। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक गाड़ी उनको लेने आई। ठग रास्ते में गाड़ियां बदलते रहे, उनको थोड़ा अजीब तो लग रहा था। उनके पूछने पर ठगों ने बहाने बनाकर उनको चुप करा दिया। फिर उनको बिजनौर के एक फ्लैट में बंद कर दिया गया और उनसे 1 करोड़ की डिमांड की गई। उसके बाद ठगों ने जबरदस्ती उनके और उनके बेटे के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। इसकी ट्रांजैक्शन उन्होंने आसपास के साइबर कैफेज में की। बाद में वो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि ठग कैसे कैसे जाल बिछाते हैं। जैसा कि मैंने अभी मुश्ताक खान का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह साइबर क्रिमिनल फर्जी अवार्ड शो के लिए इनवाइट करते हैं। उसमें वो फ्लाइट की टिकट, होटल बुकिंग भेजते हैं, लेकिन वो नकली होती है। दूसरे तरीके में साइबर ठग फर्जी ब्रांड के इंडोर्समेंट साइन करने के नाम पर कलाकारों को लूटते हैं। वो उनको ईमेल भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ब्रांड का नाम, उसका लोगो सब कुछ भेजते हैं ताकि यकीन हो जाए कि ईमेल उसी ब्रांड द्वारा भेजी गई है। फिर उनसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लूटे जाते हैं। तीसरा तरीका है फोटो या वीडियो मॉर्फिंग के बाद ब्लैकमेल करना। इसमें सोशल मीडिया से कलाकारों के फोटो डाउनलोड किए जाते हैं, फिर उनको मॉर्फ किया जाता है, मतलब उनके फेक फोटो या वीडियो बनाए जाते हैं जिनमें उनका चेहरा लगा दिया जाता है। जाहिर है ऐसे वीडियो और फोटो गलत ही होते हैं। फिर उनको वो फोटो या वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया जाता है। चौथे तरीके में साइबर ठग कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करते हैं या उनको क्लोन करते हैं। उसके बाद उस कलाकार के फैंस को मैसेज भेजकर पैसे मांगते हैं।
उस मैसेज में अक्सर बीमारी का बहाना किया जाता है। लोग हमदर्दी के चलते पैसे भेज देते हैं जो साइबर ठगों के पास चले जाते हैं। पांचवा तरीका बहुत ही अजीब है। साइबर ठग कलाकारों को किसी फिल्म या वेब सीरीज की फेक स्क्रिप्ट भेजते हैं। उनसे कहते हैं कि फलां रोल के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। स्क्रिप्ट को खोलने के लिए फीस की डिमांड करते हैं। नए कलाकार आसानी से उनके चुंगल में फंस जाते हैं। इन सब साजिशों से बचने का सबसे आसान तरीका है किसी भी ऑफर को वेरीफाई करना। अगर किसी इवेंट या अवार्ड के लिए कॉल या ईमेल आती है तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो असली है या नहीं इसका पता तो लगाना पड़ेगा। अगर लगे कि कोई ऐसे अमाउंट में पे कर रहा है जो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक बहुत ज़्यादा है तो तुरंत सावधान हो जाएं। पहले गूगल में चेक करें, फिर चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कई बार इनकी जानकारी भी गलत होती है। लिंक्डइन पर भी चेक कर सकते हैं। किसी ब्रांड का ऑफर आता है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। जो भी कॉल आई है उसका नंबर चेक करें। अगर ईमेल आई है तो उसका एड्रेस गूगल या चैट जीपीटी पर डालकर पूछें कि वो असली है या नहीं। अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स को हमेशा चेक करते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी प्रोफाइल पर कोई गलत एक्टिविटी हुई है, तुरंत लोगों को बताएं कि वो आपने नहीं किया है। उस फर्जी प्रोफाइल की रिपोर्ट भी जरूर करें। कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऑडिशन या रोल देने के लिए किसी से पैसे नहीं लेता। ऐसी कोई कॉल, ईमेल या मैसेज आए तो सावधान हो जाएं। बस इतना याद रखें कि हर ऑफर असली नहीं होता। आज की दुनिया में कुछ भी फेक हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स ने सरकारी कंपनियों को भी नहीं बख्शा। उनका पहला तरीका है आरटीआई स्कैम। लोगों को फोन करके कहते हैं कि आरटीआई के अंडर आपकी शिकायत हुई है, फिर एक पोर्टल का लिंक देते हैं। लोगों को उस शिकायत का जवाब देने के लिए उस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मजबूर करते हैं। लोग डर जाते हैं, वो तुरंत जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उनके खिलाफ क्या शिकायत हुई है। वो उस फेक पोर्टल को खोल लेते हैं जो उनका पूरा डेटा चुरा लेता है। दूसरे तरीके में साइबर क्रिमिनल फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ठगी करते हैं। इसे स्पेयर फिशिंग कहा जाता है। वो सरकारी कर्मचारियों को फोन करते हैं, मैसेज या ईमेल भेजते हैं। वो कोई बड़ा अफसर होने का दावा करते हैं जिसे कर्मचारी सच मान लेते हैं। वो कॉलर या ईमेल भेजने वाले को अपना यूजर नेम, पासवर्ड और बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्रिमिनल सिस्टम में इंटर करके डेटा चुरा लेते हैं और मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। सरकारी कंपनियों को टारगेट करने के लिए तीसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर ठग सरकारी वेबसाइट या पोर्टल पर बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक भेज देते हैं। इससे वो डाउन हो जाती है। ऐसे हमले सरकारी योजनाओं या आवेदन के दौरान हो सकते हैं। चुनाव के दौरान भी इनके होने की काफी संभावना होती है। साइबर ठग सप्लाई चेन अटैक से भी सरकारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस चौथे तरीके में साइबर क्रिमिनल सरकारी कंपनियों को सीधे टारगेट नहीं करते। वो उनके सॉफ्टवेयर वेंडर, आउटसोर्स कंपनियों या आईटी सर्विस प्रोवाइडरों के सिस्टम को हैक करते हैं। जब उनका वायरस वाला सॉफ्टवेयर सरकारी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है तो साइबर क्रिमिनल पीछे से सरकारी सिस्टम में इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई सरकारी डिपार्टमेंट किसी सरकारी ई सेवा को किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए संचालित कर रहा है। उस कंपनी का सिस्टम हैक हो जाए तो पूरा सिस्टम अनसेफ हो जाता है। पांचवा तरीका है डार्क वेब से लीक हुए डेटा को यूज करके सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सेंसिटिव जानकारी को डार्क वेब से खरीदा जाता है। ऐसी जानकारी पहले ही लीक हो चुकी होती है। इससे साइबर ठग उस सरकारी कंपनी के सिस्टम में दाखिल होकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सारे सरकारी सिस्टम पूरी तरह से सेफ होने चाहिए। इसके बाद सारे कर्मचारियों को जागरूक करना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि ये अटैक
कैसे हो सकते हैं, उनके अंदर वायरस को पहचानने की स्किल होनी चाहिए। सभी सॉफ्टवेयर नियमित तौर पर अपडेट होने चाहिए। कई बार देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों के सिस्टम सालों पुराने हैं, उनको अपडेट ही नहीं किया गया। इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। लोगों को केवल gov.in या nic.in जैसे डोमेन से या ईमेल पर ही भरोसा करना चाहिए। सेंसिटिव डेटा इनक्रिप्ट होना चाहिए ताकि कोई उसे पढ़ ना सके। एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए जो साइबर हमले होने पर तुरंत उनके लिए प्रक्रिया कर सके। डिलीवरी सर्विसेज में साइबर ठग लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे फेक पार्सल डिलीवरी, केवाईसी अपडेट कराने की कॉल या मैसेज, क्यूआर कोड के स्कैम, रिफंड के नाम पर फ्रॉड जैसे तरीके बहुत पहले से चले आ रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साइबर ठग डिलीवरी एजेंटों को कैसे अपना निशाना बनाते हैं। उनका पहला तरीका है फेक कस्टमर बनकर उनको लूटना। साइबर ठग ऑर्डर कैंसिल करने, डिलीवरी लोकेशन बदलवाने या कैश कलेक्शन में बदलाव के बहाने डिलीवरी एजेंट को कॉल करते हैं। फिर फेक पेमेंट या क्यूआर कोड भेजकर एजेंट से यूपीआई के जरिए पैसे कटवा लेते हैं। दूसरे तरीके में साइबर ठग डिलीवरी एजेंटों को पेमेंट के नकली स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। फिर डिलीवरी एजेंट से कहते हैं कि पेमेंट हो गई है। एजेंट सामान दे देता है लेकिन पेमेंट कभी नहीं होती। साइबर क्रिमिनल तीसरे तरीके में डिलीवरी एजेंट को क्यूआर कोड भेजकर कहते हैं इस कोड को स्कैन कर लो क्योंकि वो पेमेंट रिसीविंग का कोड है, जबकि वो पेमेंट करने का कोड होता है। डिलीवरी एजेंटों को ठगने के लिए साइबर ठग जो चौथा तरीका अपनाते हैं वो हैरान करने वाला है। वो कंपनी को डिलीवरी एजेंट की फेक शिकायत करते हैं और उसकी आईडी पर एक्सेस पा लेते हैं। फिर उस पहचान का मिसयूज करके किसी दूसरे एजेंट को ब्लैकमेल करते हैं। पांचवें तरीके में साइबर ठग डिलीवरी एप्स के फेक लॉगिन पेज बनाकर अकाउंट को हैक कर लेते हैं। फिर डिलीवरी एजेंटों को व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए लॉगिन को वेरीफाई करने का लिंक भेजते हैं। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करके लॉगिन इंफॉर्मेशन भरते हैं, उनका अकाउंट हैक हो जाता है। इससे बचने के लिए डिलीवरी एजेंटों को चाहिए कि वो बिना वेरीफाई किए किसी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें। ऐप में पेमेंट की कंफर्मेशन का ही यकीन करें, किसी स्क्रीनशॉट का नहीं। अगर कस्टमर कुछ बदलने को कहे तो कंपनी की इजाजत जरूर लें। मोबाइल में कोई भी एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस वाले ऐप ना रखें। पेमेंट ट्रांजैक्शन की ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन को ऑन रखें। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि आपका डर, लालच और जल्दबाजी तीनों ही साइबर ठगों की खुराक हैं। जब तक उनको ये खुराक मिलती रहेगी वो फलते फूलते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन तीनों चीजों से बचकर रहें। इस वीडियो में मैंने 7 फील्ड्स में साइबर क्राइम को लेकर पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु